हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट 2021 का प्रश्न पत्र। जो पिछली सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें 23 दिसंबर के प्रश्न पत्र के सीडीपी के 15 प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। बाकी के जो 15 प्रश्न आपके रह जाएंगे उन्हें हम अगली वीडियो में हल करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पेपर 1 के ईवीएस पार्ट के 30 प्रश्नों को हल किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। और इसी प्रकार से पिछले वर्षों के बहुत से प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, यह विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। वैसे अगर देखा जाए तो विकास दो तरीके से प्रभावित होता है। उसके आनुवंशिक कारण भी होते हैं और बाह्य कारण भी होते हैं, यानी कि वातावरण भी उसमें पूरा प्रभाव डालता है। लेकिन यहाँ पे आप प्रश्न पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण में यानी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, कैसे? प्रबलीकरण और दंड के द्वारा। तो अगर हम देखें तो प्रबलीकरण और जो दंड है ये जो बाहरी वातावरण होता है उससे प्रभावित होता है। तो इसमें आनुवंशिकता का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपके सामने है केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण से, ऑप्शन सी केवल वातावरण से, या ऑप्शन डी ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल वातावरण से, क्योंकि बच्चे को दंड देना या प्रबलीकरण देना ये दोनों ही बाहरी कारण होते हैं विकास के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है ऑप्शन ए बाल्यावस्था तक, ऑप्शन बी किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी वयस्क अवस्था तक, या ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन काल तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वृद्धि और विकास के बारे में, तो वृद्धि जो होती है इसका एक समय निश्चित होता है, लेकिन जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन काल तक। संपूर्ण जीवन काल तक हमारा गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है। तो बच्चा जैसा कि उसका जन्म परिवार में होता है, वहीं से वो उसका सबसे पहला जो समाजीकरण है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है धर्म, तीसरा है परिवार और चौथा है समुदाय। तो यहाँ पे बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण जिस संस्था में होता है उसे कहेंगे हम परिवार। तो कहीं पे भी अगर आपसे प्राथमिक समाजीकरण की बात कही जाती है तो आप वहाँ पे परिवार को ही टिक करके आएंगे, और अगर द्वितीय समाजीकरण की बात की जाती है तो वहाँ पे आप विद्यालय को टिक करेंगे, क्योंकि बच्चे का जो परिवार के बाद जो दूसरा स्थान होता है जहाँ पे कि बच्चे का समाजीकरण होता है वो होता है विद्यालय। तो प्राथमिक परिवार और दूसरा जो होता है वो विद्यालय होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, चिंतन भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, सी भाषा एवं चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, या डी भाषा एवं चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, इसका मतलब है कि मानव के अंदर या बच्चे के अंदर विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। और ये कथन किसका है? तो ये जीन पियाजे का है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे किसी भी वस्तु को लेके अवधारणा या विचार उसके मन में पहले आ जाते हैं, भले ही उसके पास भाषा ना हो लेकिन उसके मन में विचार पहले आते हैं। तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न आपके सामने है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु
अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए केंद्रीयता, बी क्रमबद्धता, सी संरक्षण या डी परिपक्वता। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीयता, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? ऑप्शन आपके सामने है। ए संवेदी गामक चरण, बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी मूर्त संक्रियात्मक चरण या डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक चरण। प्रश्न संख्या 8। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वह किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को, जो उसकी कक्षा के बच्चे हैं, उनकी हेल्प करवाती है उन्हीं के सहपाठियों से और उन्हीं से मार्गदर्शन कराती है। तो वो किस रूल को फॉलो कर रही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए लेव वाइगॉस्की का सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत, सी ब्रूनर का रचनावाद या डी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लेव वाइगॉस्की का सामाजिक संरचनावाद, क्योंकि लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे समाज में रहते हैं और वो समाज से ही एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो अध्यापिका है वो सहपाठियों की सहायता से मार्गदर्शन करवा रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो सैद्धांतिक कार्य का गठन करवा रही है ये लेव वाइगॉस्की के सामाजिक संरचनावाद पे आधारित है। 9th क्वेश्चन आपके सामने है। लेव वाइगॉस्की के द्वारा दिए गए बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है परिपक्वता और संस्कृति, ऑप्शन बी भाषा और भौतिक जगत, ऑप्शन सी भाषा और संस्कृति या ऑप्शन डी भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगॉस्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत आधारित है भाषा और संस्कृति पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। 10वां प्रश्न आपके सामने है। जेंडर एक अवधारणा है, तो जेंडर एक कैसी अवधारणा है? मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक या शारीरिक? तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी, ऑप्शन सी भाषाई या ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि जानवर, पौधे, धातु, खनिज ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वो प्रकृतिवादी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि का वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। 8 वर्षीय रोहित को लगता है चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए मौलिक नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक बच्चा है, उसे लगता है कि चोरी करना गलत है, अगर वो चोरी करेगा तो और बच्चे उससे बात करना बंद कर देंगे या उसे दूसरे लोग निष्कासित कर देंगे। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण या ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो चोरी करेगा तो सब उससे दोस्ती तोड़ देंगे या उसको निष्कासित कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है।
बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रूब्रिक, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी आंकड़ों का प्रपत्र या ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो जिसमें बच्चों के पूरे साल भर के कार्यों का संग्रहण या रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है, तो बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय और अन्वेषक बनाती है, सक्रिय और अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अन्वेषक बनाती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि निष्क्रिय शब्द तो क्योंकि हमें जो ये क्वेश्चन इनका जो आंसर हमें ढूंढना होता है इसमें हमें पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आंसर होता है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक जो आपको लगता है, आप उसी पर टिक करके आएंगे। तो यहाँ पे प्रगतिशील स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे सक्रिय होते हैं और अन्वेषक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ प्रश्न CDP से संबंधित, और इसके आगे के जो 15 प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।